बच्चों, बायो की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक। क्लास 12th का है और अपना टॉपिक नंबर है 10, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। आपने छोटी छोटी क्लासेज में भी पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, लेकिन वहाँ हमने पढ़ा है बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे इसकी थोड़ी सी डिटेल में इसके बारे में। तो सबसे पहले है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं अपन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ संश्लेषण हो रहा है और इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि बिना प्रकाश के ये सारा काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो परिभाषा के बारे में देखें, हम लोग हरे पौधे हमको दिखाई दे रहे हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं वो सब, उनके अंदर क्या होता है, पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है। उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जितने भी हरे पौधे होते हैं, ये जड़ के द्वारा जो अवशोषित जल होता है इसको लेते हैं और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेते हैं। तो वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जड़ के द्वारा जो हमने लिया है, जल लिया है, ये दोनों चीज़ें आपस में क्रिया करके पर्णहरित की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। साथ में हमें जल के कुछ अणु भी मिलते हैं और ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में हमको प्राप्त होती है। हम लोग यहाँ प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का क्या देख रहे हैं, एक समीकरण देख रहे हैं। यहाँ 6 अणु हमने किसके लिए हैं, CO2 के, यानी 6 अणु हमारे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। 12 अणु यहाँ पर हमने जल के लिए हैं, जो कि जड़ें अवशोषित करती हैं इस पानी को। सूर्य से हमको क्या मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है। और पौधों में मौजूद कौन सी चीज़ है, क्लोरोफिल। हरे पौधों में कौन सी चीज़ मौजूद है, क्लोरोफिल। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरित की उपस्थिति में। ये क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और साथ में हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि ये प्रकाश की क्रिया में हो रहा है और यहाँ संश्लेषण किसका हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का, इसलिए इस प्रोसेस को नाम दिया गया है प्रकाश संश्लेषण। क्लियर। अब हम देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हमें समझ में आ गई, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है। हम लोग ये देखते हैं, जो पत्तियाँ होती हैं हमारे पेड़ पौधों के अंदर, ज़्यादातर कैसे होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। और इन प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल है वो क्या है, पत्तियाँ हैं। पत्तियों के अंदर भी कौन सी चीज़, हरित लवक। पत्तियों में भी कौन सी चीज़ पाई जाती है, हरित लवक पाया जाता है। और उस हरित लवक में ही हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया होती है, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल है वो कौन सा है, हरित लवक। हमारी जो हमारी पत्ती होती है, हमने एक पत्ती का स्ट्रक्चर दिखाया है। पत्ती का एक छोटा सा हमने क्या लिया, सेक्शन लिया है। इस पत्ती के काट में हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। पहले हमारी पत्ती का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ देख रहे हैं हम, क्या है ये, ऊपरी अधिचर्म है। अधिचर्म की कोशिकाएं हैं, इसके ऊपर क्यूटिकल होती है। अधिचर्म के ऊपर भी एक आवरण होता है, इसे हम क्यूटिकल कहते हैं। तो एक अधिचर्म है इसके ऊपर की ओर और एक होती है निचली अधिचर्म। ऊपरी अधिचर्म में हम लोग देख रहे हैं छोटे छोटे छिद्र नहीं हैं, लेकिन नीचे वाले इसमें देख रहे हैं हम, क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जिनमें से होकर के CO2 अंदर चली जाती है और O2 बाहर आती है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। इसके जो बीच वाला पार्ट है, दोनों अधिचर्म के जो बीच वाला पार्ट है, इसे कहते हैं हम पर्णमध्योतक। ये जो पर्णमध्योतक है, इसके अंदर हमारी 2 तरह की हमें कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। एक कुछ लंबी वाली कोशिकाएं हैं, कुछ ऐसी कोशिकाएं जिनमें इनमें लंबी वाली जो कोशिकाएं हैं, इन्हें ऊतक को कहते हैं हम, खंभूतक। ये कोशिकाएं मिलकर क्या बना लेती हैं, खंभूतक, क्योंकि ये खंभे के जैसी हैं, ठीक है। और जो नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं, ये कहलाता है स्पॉन्जी ऊतक। और दोनों ऊतक मिलकर के क्या बना देते हैं, हमारे पर्णमध्योतक। इसे क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, मीजोफिल टिश्यू। तो जो हमारी इस मीजोफिल टिश्यू के अंदर ही हमारी कौन सी चीज़ मौजूद है, हरित लवक मौजूद है। तो हरित लवक कहाँ मौजूद होगा, हमारे पर्ण की जो मध्योतक वाली जो कोशिकाएं हैं, मध्योतक की भी कोशिका में कौन सा ऊतक, खंभूतक। खंभूतक में हमारा कौन सी चीज़ पर होती है मौजूद, हमारे हरित लवक मौजूद होते हैं। यहाँ भी होते हैं, लेकिन यहाँ कम मात्रा में होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है।
बीच में जो दिख रहा है हमको ये संवहन ऊतक है, जिसमें फ्लोएम है, जाइलम है, जो पानी का आदान प्रदान होता है और जो खाद्य पदार्थ बन जाते हैं उनका आदान प्रदान होता है फ्लोएम के माध्यम से। तो बीच में क्या है, हमारे संवहन बंडल है। इस तरह से हमें पत्ती का स्ट्रक्चर तो हमें समझ में आ गया। अब पत्ती के स्ट्रक्चर में से हमने एक कोशिका ले ली और ये जो कोशिका है हमारी, इस कोशिका का हमने एक स्ट्रक्चर लिया, ये खंभू तक की एक कोशिका ली है। यहाँ हमें ग्रीन कलर का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हम हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल। इसे क्या कहते हैं हम, क्लोरोफिल। इंग्लिश में कहेंगे क्लोरोफिल और हिंदी में कहेंगे हरित लवक। ठीक है, देख रहे हैं हम एक कोशिका के अंदर बहुत सारे हरित लवक मौजूद हैं और इन हरित लवक के अंदर भी हमारे बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हरित लवक को भी हमने, एक हरित लवक को एरो लगा करके इसका पूरा एक डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं। जो हरित लवक होते हैं उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 लेयर हैं, एक बाहरी मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, बाहरी जो अधिचर्म है और अंदर के जो अधिचर्म है, इन दोनों के बीच में कुछ अवकाश होता है, स्पेस होता है और इसे हम बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। इसको क्या बोलते हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, इन दोनों आवरणों के बाद में हम लोग अंदर की ओर का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, हरित लवक का। यहाँ हमें एक सिक्के की जैसी संरचनाएं हमको बहुत सारी नज़र आ रही हैं। सिक्के की जैसी रचनाओं को हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं इसको हम, थाइलेकॉइड। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो थाइलेकॉइड हैं हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे थाइलेकॉइड हैं। एक यहाँ पर हम दिख रहा है थाइलेकॉइड, फिर दूसरा दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है। इस तरह से हम जैसे एक सिक्के की ढेरी बना देते हैं ना, ऐसे थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक जमे रहते हैं और आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं एक दूसरे से। कुछ कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं और इनको बोलते हैं, इन नालवत रचना, जो नली जैसी स्ट्रक्चर हैं जिनके द्वारा ये थाइलेकॉइड की ढेरी आपस में जुड़ी हुई हैं, इस नाल जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लैमेला बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली। क्यों, क्योंकि स्ट्रोमा में पड़ी हुई हैं ये और इनके द्वारा ये आपस में क्या हो रहे हैं, सारे कनेक्ट हो रहे हैं। तो जो हमारे हरे रंग के स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर थाइलेकॉइड, ये थाइलेकॉइड की पूरी ढेरी एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में, सिक्के की ढेरी के रूप में जमा हो रही है और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेनम। ये जो ढेरी बन गई हमारी, तैयार हो गई थाइलेकॉइड्स की, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ग्रेनम। ऐसे हमारे बहुत सारे ग्रेनम इसमें मौजूद होते हैं। तो ये ग्रेनम जो होते हैं, यही हमारे जो प्रकाश संश्लेषण के 2 अभिक्रियाएं होती हैं। एक होती है प्रकाशिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है और दूसरी अभिक्रिया होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल भी हमारे इस हरित लवक में मौजूद है और प्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल भी हमारे हरित लवक में मौजूद है। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो कहाँ होती है, इन थाइलेकॉइड्स में ही होती है। कहाँ होगी है, थाइलेकॉइड्स यानी कि ग्रेना में। किसमें होगी ये, ग्रेना में। क्यों, क्योंकि ग्रेना की जो झिल्ली होती हैं उनमें क्या होते हैं, ग्रेना की जो हमारी मेम्ब्रेन है, अगर हम एक ग्रेना का स्ट्रक्चर देखें इस तरह से, तो ये भी हमारी डबल लेयर वाली होती है और यहाँ पर इसके क्या होते हैं, कुछ एंजाइम मौजूद होते हैं। इनके माध्यम से क्या होता है, इनका प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे बाकी के जो छोटे छोटे डॉट डॉट वाला स्ट्रक्चर बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। तो यहाँ तो हो गई हमारी इसमें थाइलेकॉइड्स यानी कि ग्रेनम में तो क्या कौन सी अभिक्रिया हो गई, प्रकाशिक अभिक्रिया, जबकि इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी, स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया को हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन चक्र, या इसको हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलेंगे और लाइट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हिल अभिक्रिया भी बोलते हैं और इसको हम केल्विन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया हमारे। तो जो हमारी प्रकाशिक अभिक्रियाएं हैं वो यहाँ हो रही है हमारी ग्रेनम में और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा में। ठीक है, इसके अलावा और भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं इसमें हमारे हरित लवक के अंदर। एक इसका खुद का DNA भी होता है, ये DNA हमें दिखाई दे रहा है, ये DNA है। ये हमारी जो रेड कलर के स्ट्रक्चर हैं ये स्टार्च है, इसके अंदर स्टार्च के कण मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे डॉट डॉट हमको ब्लू कलर के छोटे छोटे दिख रहे हैं। यहाँ लिपिड भी होता है इसमें, लिपिड के और साथ साथ यहाँ पे राइबोसोम भी मौजूद होते हैं। तो यानी हरित लवक के अंदर वो सारे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो एक कोशिका के अंदर मौजूद होते हैं। और यहाँ हमारी दोनों अभिक्रियाएँ संपन्न होती हैं। दोनों अभिक्रियाएँ मिलकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण सिर्फ प्रकाशिक अभिक्रिया से कंप्लीट नहीं होगा, उसके साथ साथ कौन सी अभिक्रिया चलती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया भी चलती है। तो दोनों क्रियाएं आपस में मिलकर के जब कंप्लीट प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया के
द्वारा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमें सब कुछ समझ में आया। अब हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक हैं ये सिर्फ क्या हरित लवक के होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं। यहाँ पर हमारे प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में अब हम जान रहे हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हमारे पौधों के अंदर ज़्यादातर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पर्णहरित, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस। ठीक है, पर्णहरित के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा है, कैरोटीनॉइड्स हमने नहीं पढ़े, फाइकोबिलेंस हमने नहीं पढ़े, और आज हम तीनों प्रकार के पर्ण जो पिगमेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल जो किस में मौजूद है, हमारे हरित लवक में मौजूद है। ठीक है, ये जो हमारे हरित लवक हैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मुख्य वर्णक होता है यहाँ पर जो हमारे पर्णहरित हैं, यानी इसके अंदर जो हमारा जो मुख्य वर्णक है वो कितने प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल कहलाते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। पर्णहरित कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। इसके साथ साथ बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ये सारे हमारे क्या हैं, पर्णहरित हैं, यानी हमारे क्लोरोफिल हैं ये। ठीक है, क्लोरोफिल। इसके साथ साथ हमारा जो इसमें हम लोग देखते हैं जो क्लोरोफिल ए है वो हमारा मुख्य वर्णक है, और बाकी सारे कैसे वर्णक हैं, सहायक वर्णक हैं। सहायक वर्णक जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो सूर्य की जो ऊर्जा है इसको एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके किसको दे देते हैं, क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। तो क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर का काम करता है, अभिक्रिया केंद्र का काम करता है, यानी कि ये सारे क्या करेंगे, उस फोटोन की जो हमारी सूर्य की ऊर्जा उसको एब्जॉर्ब करके किसको देंगे, क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। तो क्लोरोफिल ए जो करता है वो एक अभिक्रिया केंद्र का काम करता है। ठीक है, हम लोग हमारी जो बुक के अंदर है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल में बी में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमारा एक टॉपिक है। तो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले इनका अणु सूत्र देख रहे हैं। क्लोरोफिल ए का अणु सूत्र है C55 H72 O5 N4 Mg, और इसका अणु सूत्र होता है C55 H70। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, यहाँ 72 हैं और यहाँ पर है 70। ठीक है, यहाँ पर हम O देख रहे हैं 5 हैं और यहाँ पर है 6, N यहाँ पर 4 है तो वहाँ पे भी 4 है, Mg यहाँ पे 1 है और Mg इधर भी 1 है। क्या डिफरेंस है बस दोनों में, यहाँ पर हमारे H72 हैं और यहाँ पर H70। यहाँ O देख रहे हैं हम लोग 5 हैं और वहाँ O देख रहे हैं हम लोग 6 हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है बस हमारा यहाँ 2 अणुओं का और उधर 1 अणु का, ऑक्सीजन के 1 अणु का और हाइड्रोजन के 2 अणुओं का डिफरेंस है। क्लोरोफिल ए का जो कलर होता है नीले हरे रंग का होता है, और क्लोरोफिल बी का जो रंग होता है वो पीले हरे रंग का होता है। ये भी एक डिफरेंस है इसका। एक मेन इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में वो होता है, क्लोरोफिल ए के जो अणु होता है इसमें वलय होती है। हम लोग इस अंतर को पढ़ने से पहले एक डायग्राम देखेंगे। क्लोरोफिल का जो अणु है उसका एक डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है, तब हमें ये अंतर समझ में आएगा। कैसे, हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक मैग्नीशियम यहाँ पे केंद्र में होता है। क्लोरोफिल अणु का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। Mg यहाँ पर हमारे क्या है, केंद्र में मौजूद है। हम लोगों ने जो ये चीज़ें बनाई है ना वो हम यहाँ शो कर रहे हैं। इस मैग्नीशियम से 4 हमारे नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, और हर नाइट्रोजन से एक पोरफायरिन जो है हमारी पाइरोल वलय जुड़ी हुई है, दिख रही है हमको। एक पाइरोल वलय यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ और एक, तो 4 पाइरोल वलय जुड़ी हुई हैं किससे, हमारे नाइट्रोजनों से। तो ये कहलाती है टेट्रा पाइरोल वलय, यानी 4 पाइरोल वलय होती हैं, और ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, इसका हेड बनाते हैं। क्लोरोफिल का क्या बनाते हैं, शीर्ष बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है। इसमें हाइड्रोजन एक अल्कोहल का ग्रुप भी होता है। तो ये जो हमारी कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है क्या कहलाती है, इसकी फाइटोल पूंछ कहलाती है। ये इसकी क्या कहलाती है, फाइटोल पूंछ। तो ये 2 पार्ट है, ये तो इसका शीर्ष है और ये इसकी फाइटोल पूंछ है। यहाँ लगभग 20 कार्बन के लगभग होते हैं और जिनसे ये पूंछ का निर्माण होता है। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें देख रहे हैं हम लोग। यहाँ ये हमारी एक वलय हो गई पाइरोल वलय फर्स्ट, ये पाइरोल वलय सेकंड, ये पाइरोल वलय थर्ड और ये पाइरोल वलय फोर्थ। इसके अलावा एक हमारा यहाँ पे दूसरी अटैच होती है, एक साइक्लो पेंटेनॉन वलय होती है, लेकिन ये पाइरोल वलय नहीं है, साइक्लोपेंटेनॉन वलय है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट वलय, सेकंड वलय, थर्ड वलय, फोर्थ वलय और ये फिफ्थ हमारी साइक्लोपेंटेनॉन है। हम लोग यहाँ कार्बन की श्रृंखला में हम देखेंगे कि ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और यहाँ पर है कार्बन नंबर 5, यहाँ 6 और ये है हमारा कार्बन नंबर 7, ये कार्बन नंबर 8, ये कार्बन नंबर 9 और ये कार्बन नंबर 10। हमने कार्बन को नंबर दे दिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट वाले के अंदर तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कार्बन है। थर्ड जो कार्बन है हमारा उस पर एक आर लगा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है
जो या तो मैथिल ग्रुप होगा या फिर हमारा कौन सा होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। इसमें इस जगह पर या तो कौन सा ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप होगा या फिर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ पे लगा हुआ है इसका मतलब ये क्या है, क्लोरोफिल ए है, ठीक है। और अगर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लगा है इसका मतलब ये कौन सा क्लोरोफिल है, बी ग्रुप है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो यहाँ हमारी जो पायरोल वलय है इसके अंदर क्लोरोफिल ये जो हमारा ग्रुप है मिथाइल ग्रुप लगा रहता है और क्लोरोफिल बी में कौन सा ग्रुप लगा रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा। तो ये हमारा एक डिफरेंस हो गया। अब हम इस पर आएंगे तीसरे डिफरेंस पर। क्लोरोफिल ए के अणु में पोरफायरिन वलय, ये हमारी कौन सी वलय है, पोरफायरिन वलय है कि तीसरे कार्बन पर, ये तीसरा कार्बन है, कार्बन पर कौन सा समूह होता है, CH3 समूह होता है। जबकि हमारा बी जो है क्लोरोफिल बी, इसके अणु में पोरफायरिन वलय के तीसरे कार्बन पर कौन सा अणु होता है, CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। तो दोनों में हमें डिफरेंस समझ में आया। क्लोरोफिल अणु का हमें डायग्राम समझ में आ रहा है। बीच में मैग्नीशियम होता है सेंटर में, इससे 4 नाइट्रोजन जुड़े रहते हैं। नाइट्रोजनों से क्या जुड़ी रहती हैं, पायरोल वलय जुड़ी रहती हैं और ये मिलकर के टेट्रापायरोल वलय बनाती है। और इसे हम कहते हैं इसको हम बोलते हैं टेट्रापायरोल वलय या इसको हम बोलेंगे शीर्ष, ठीक है। किसका शीर्ष हो गया, ये क्लोरोफिल अणु का शीर्ष हो गया। और ये हो गई हमारी ये कार्बन की जो चेन दिखाई दे रही है, ये फाइटोल पूंछ कहलाती है। तो इस तरह से हमने एक सिंपल सा डायग्राम इसका सीख लिया क्लोरोफिल अणु का। इससे हमें इसके डिफरेंस भी समझ में आए, इसका हमें अणु सूत्र, इसका रंग, हमें इन दोनों से हमारे सारा डिफरेंस हमारा क्लियर हुआ। अब आते हैं हम प्रकाश संश्लेषी वर्णक पर्णहरित हमने कर लिया कंप्लीट। कैरोटीनॉइड्स, अगला कौन सा है, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स हम देख रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है कैरोटिन और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल। कैरोटिन लाल रंग के होते हैं और ज़ैंथोफिल पीले या भूरे रंग के होते हैं, ठीक है। इनका भी अणु सूत्र में हम लोग डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। ये है हमारा C40 H56। यहाँ हम देख रहे हैं ओ ऑक्सीजन के 2 अणु और जुड़ जाते हैं। ज़ैंथोफिल में C40 H56 और O2 हो जाता है, ये इसका अणु सूत्र है। कैरोटिन जो होता है, कैरोटिन के भी कुछ प्रकार हैं, यानी कुछ एग्जाम्पल हैं। लाइकोपिन भी एक कैरोटिन है, अल्फा कैरोटिन, बीटा कैरोटिन, कई टाइप्स के होते हैं कैरोटिन, ठीक है। ऐसे ही ज़ैंथोफिल भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं। ल्यूटिन है, जियोजैंथिन है, क्रिप्टोजैंथिन है, नियोजैंथिन है। इस तरह से हमारा ये कैरोटिनॉइड्स के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आ रहा है हमारा फाइकोबिलिन्स। तीसरा जो हमारा वर्णक है कौन सा है, फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स लाल नीले हरे शैवालों में पाए जाते हैं। जो हमारे शैवाल होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती, बल्कि कौन से वाले पर्णहरित पाए जाते हैं, फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। लाल नीले हरे शैवालों में पाए जाते हैं। तो जो लाल शैवाल होते हैं उनमें फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। लाल शैवालों में कौन सा, फाइकोइरिथ्रिन। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। फाइकोबिलिन्स भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रिन लाल रंग के वर्णक होते हैं और जो फाइकोसाइनिन होते हैं वो नीले रंग के वर्णक होते हैं, ठीक है, नीले हरे रंग के। और फाइकोइरिथ्रिन का जो एग्जाम्पल है वो है हमारे लाल शैवाल, यानी कि लाल शैवालों में पाए जाते हैं। फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं हमारे नीले शैवालों में। इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक था वो हमने बहुत कुछ क्लियर हुआ। यहाँ हमारे जो लाइट रिएक्शंस हैं और हमारे जो डार्क रिएक्शन है वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। बाकी हमारे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, परिभाषा क्या है इसकी, प्रकाश संश्लेषण की स्थान कौन सा है, स्थल कौन सा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन कौन से होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या उनका डायग्राम है, ये सारा आज के हमारे इस टॉपिक में कंप्लीट हो गया। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किस तरह से होती है, ठीक है।